बच्चों, बुकाडियो प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ और इन कहानियों की श्रृंखला में मैं ज्योति झा आपके लिए लेकर आई हूँ बुकाडियो के बस्ते से जापान की रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। तोतो चान से आखिर क्यों थी उसकी शिक्षिका नाराज? तोतो चान को क्यों स्कूल से निकाला गया? तोतो चान कैसे पहुंची रेलगाड़ी वाले स्कूल? और कैसे बनी यूनिसेफ की सद्भावना दूत? आइए सुनना चाहते हैं तो खोलिए बुकाडियो का बस्ता। अनुवादक है पूर्वा यागिक खुशवाहा, प्रकाशक है नेशनल बुक ट्रस्ट। बुक ऑडियो प्रस्तुत करता है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, आ गए बुक ऑडियो का बस्ता लेकर? आज हमारी कहानी की शुरुआत है। बताया था ना आपको, जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान। जी हाँ बच्चों, आपको पता है हमारे जीवन का काफी समय स्कूल, शिक्षक, हमारे दोस्तों के बीच बीतता है और उसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ बातें हमें हमेशा याद रह जाती हैं, जैसे कि तोतो चान को। लेकिन ये क्या, तोतो चान स्टेशन पर अपनी माँ के साथ कहाँ जा रही है? आइए पता करते हैं। ओईमाची रेलगाड़ी से वे दोनों जियोकाओका स्टेशन पर उतरी। माँ ने तोतो चान का हाथ अपने हाथ में थामा। टिकट दिखाकर निकलना जो था। तोतो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। उसने अपना कीमती टिकट मुट्ठी में कसकर छुपा लिया। टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। मैं ये टिकट अपने पास रख लूं? उसने टिकट बाबू से पूछा। ना, ऐसा तुम नहीं कर सकती, टिकट बाबू ने उससे टिकट लेते हुए कहा। टिकटों से भरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? नहीं, ये स्टेशन के हैं, टिकट बाबू ने निकलने वालों के हाथों से टिकट छीनते हुए जवाब दिया। ओह, तोतो चान ने हसरत भरी नजर डब्बे पर डाली और आगे कहा, मैं बड़ी होकर रेलगाड़ी के टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने अब पहली बार तोतो चान को ध्यान से देखा। मेरा नन्ना भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है, तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। तोतो चान कुछ पीछे हटी। उसने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटोल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पर अपने हाथ रखे और कुछ सोचा। मुझे आपकी बेटी के साथ काम करना बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं व्यस्त हूँ। पता है, मैं अपने नए स्कूल में जा रही हूँ। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। माँ को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो। तोतो चान माँ का हाथ थामे आगे चलने लगी। उसे याद आया कि कल तक वह सच में जासूस ही बनना चाहती थी, पर टिकटों से भरे एक पूरे डिब्बे को संभालना भी तो मजेदार बात थी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी। उसने अपनी माँ की ओर देख जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? माँ ने बात का जवाब नहीं दिया। छोटे फूलों वाली टोपी के नीचे उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। सच तो यह था कि माँ बड़ी चिंतित थी। अगर तोतो चान को वे लोग नए स्कूल में नहीं लेते तो क्या होगा? उसने उछलती कूदती अपने आप से बातें करती तोतो चान की ओर देखा। तोतो चान को अपनी माँ की दुश्चिंताओं की खबर न थी। जब दोनों की आंखें मिली तो उसने उल्लास से कहा, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं नुक्कड़ साजिंदों की टोली में शामिल हो जाऊँ, जो नई दुकानों का प्रचार करते फिरते हैं।
माँ की आवाज में अब निराशा घेर आई थी। उसने कहा, चलो चलो, देर हो जाएगी, हेडमास्टर जी इंतजार करते होंगे, बातें बंद करो, देखकर जरा ढंग से चलो। उनके सामने कुछ ही दूरी पर अब छोटे से स्कूल का गेट दिखने लगा था। माँ की चिंता का एक कारण था। तोतो चान ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली कक्षा में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो सब हुआ था। माँ को तोतो चान की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था। आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोतो चान ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वह हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिरोते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वे दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेजें ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ न कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी निकालती रखती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, हर चीज जो उसके मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हो तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद कर देती है। तब वह फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर अ लिखती है। अगर उसने अ गंदा या गलत लिखा हो तो वह फिर मेज खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब वह बड़ी तेजी से करती है। जब वह अ लिख चुकी होती है तब वह एक एक कर हर चीज वापस रखती है। पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वह यह सब फिर दोहराती है। पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज के लिए वह अपनी मेज खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थी, मानो वह मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक माँ को समझ में आ गया कि तोतो चान क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तोतो चान उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉअर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती है, बड़ा ही मजेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तोतो चान ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका से उसने यह सब नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा न लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। माँ झिझक कर पीछे हट गई।
जब वह अपनी मेज पे ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती तब वह खड़ी रहती है पूरे समय। खड़ी रहती है? कहाँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? माँ ने विस्मय से पूछा। ताकि वह सड़क पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूं था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तोतो चान अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास खड़ी होती और बाहर झांकती रहती। जब शिक्षिका मन ही मन ये सोचने लगती कि भले ही वह खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तब अचानक तोतो चान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों को जोर से आवाज लगाती। ऐसा वह इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल न था। तब तोतो चान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती, वे आ गए हैं। तब सारे के सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तोतो चान कहती। और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तोतो चान के। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? तब तोतो चान बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आएं और चले जाएं और हमारी नजर ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं कि यह सब कितनी कितनी बाधाएं पैदा करता है। शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज से में बोली, और इसके अलावा और क्या करती है वो? अब माँ का दिल सच में बैठने लगा। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वह क्या क्या करती है तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को न कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तोतो चान रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही। सोचा कि वह शायद साजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहाँ थी वहाँ से मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि आखिर वे किससे बात कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा कि वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब आया ही नहीं। पर आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो? इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं ये देखने गई कि आखिर वो प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सिर निकाल ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वह ओरी पर घोंसला बनाती 2 अबाबिल चिड़िया थीं। वह अबाबिलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ।
यह भी नहीं कहना चाहती कि अबाबिलों से बात करना बेवकूफी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में अबाबिलों से यह पूछना कि वे क्या कर रही हैं, कतई गैर जरूरी है। माफी मांगने के लिए माँ का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है, ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वह किरणों वाला झंडा। मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वे झंडे के चारों ओर झालर बनाने लगी, वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती है। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं उसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चौक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ न हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों? माँ ने कुछ आश्चर्य से पूछा। शिक्षिका थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया, चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर झंडे के केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई। मैं समझी सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे पर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकला गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया, मैं अकेली ही परेशान नहीं हूँ, साथ ही के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ यह अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा, ऐसा जहाँ उसकी नन्ही को वे समझें, जहाँ उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों को साथ रहना पढ़ना सिखा सके। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थीं, वह माँ को काफी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोतो चान को ये नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह जानती थी कि तोतो चान ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वे अपनी बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोतो चान बड़ी नहीं हो जाती वह उससे कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने उससे इतना भर कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि वह बड़ा अच्छा स्कूल है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोतो चान ने कहा था। पर अब उसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तोतो चान ने उल्लास में भर कर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ, और बुक ऑडियो के बस्ते से निकली है आज फिर से जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना कि तोतो चान को उसके स्कूल से निकाल दिया गया। अब कक्षा में आप बार बार ड्रॉर खोलेंगे, बंद करेंगे, पक्षियों से बातें करेंगे तो शिक्षिका तो नाराज होंगी ही। क्या तोतो चान की माँ ने डांटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तोतो चान की माँ ने तय किया कि वह तोतो चान को कभी नहीं बताएंगी कि तोतो चान को स्कूल से निकाल दिया गया है। सो माँ ने
तोतो चान के लिए एक नया स्कूल खोज निकाला और वो स्कूल हमारे और आपके स्कूलों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। क्या खास था? चलिए आज तोतो चान और माँ के साथ चलते हैं नए स्कूल और पता करते हैं कि तोतो चान को कैसा लगा नया स्कूल। जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे ये गेट तो बढ़ रहा है, तोतो चान ने कहा। ये बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें भी मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो मु ए गा कु एन। तोतो चान माँ से ये पूछना ही चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में। स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थीं, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थीं। क्षण भर बाद ही तोतो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी थी, इसलिए वह तोतो चान से भी तेज भागी। ठीक डिब्बे के दरवाजे के बाहर उसने तोतो चान की फ्रॉक का सिरा पकड़ लिया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोतो चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा। साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। तोतो चान की फ्रॉक की पकड़ ढीली छोड़ माँ ने उसका हाथ थाम लिया। वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की जगह पेड़ थे।
साथ ही पौधों की क्यारियां थीं, जो लाल पीले फूलों से अटी हुई थी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ा भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उसे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उसे मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? तोतो चान ने धीरे से कहा। तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं, तो वो स्टेशन मास्टर हुए ना? माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं। पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोतो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। तो कैसा लगा आपको तोतो चान का नया स्कूल? हाँ, रेलगाड़ी वाला स्कूल। वाह, काश हमारा स्कूल भी ऐसा होता, है ना? लेकिन तोतो चान के शिक्षक कैसे होंगे? जानेंगे अगले भाग में। क्या तोतो चान को दाखिला दिया गया? क्या हेडमास्टर जी ने फिर से तोतो चान को निकाल दिया? चलिए अगले भाग में मिलते हैं। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। पिछले भाग में हमने जाना कि रेलगाड़ी के डिब्बों में था तोतो चान का नया स्कूल, लेकिन हेडमास्टर जी कैसे थे? क्या तोतो चान को उन्होंने दाखिला दिया? चलिए हेडमास्टर जी से मिलते हैं। जब माँ और तोतो चान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। उन्होंने काले रंग का एक घिसा पुराना सा 3 पीस सूट पहन रखा था। जल्दी से झुककर तोतो चान ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा।
फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकते हैं, मैं तोतो चान से बात करना चाहता हूँ। तोतो चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, अब कुछ भी, जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वे किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वे कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वो उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो चान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा अब फिर। तोतो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। अब मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है, तोतो चान ने सोचा। कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बना सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही न आता कि वे कैसे फटे होंगे। उसकी सुंदर सफेद सूती चड्डियाँ भी कभी कभी तार तार हो जाती थी। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वे खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसीलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी अच्छी फ्रॉकें फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतो चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतो चान को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए
उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके। और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमा ही नहीं ली थी। ना ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। तोतो चान को अभी समय देखना नहीं आता था, फिर भी उसे लगा मानो काफी समय बीत चुका हो। अगर उसे समय देखना आता होता तो उसे जरूर और भी ज्यादा आश्चर्य होता, और शायद तब वह हेडमास्टर जी के प्रति कहीं ज्यादा कृतज्ञ होती, क्योंकि माँ और तोतो चान सुबह 8 बजे स्कूल पहुँची थी। और जब वह बोलना बंद कर चुकी और हेडमास्टर ने उसे बताया कि अब वह इस स्कूल की छात्रा है, तब उन्होंने अपनी जेब से घड़ी निकाली और कहा, अरे खाना खाने का समय हो गया। यानी हेडमास्टर जी ने उसका बतियाना पूरे 4 घंटे तक सुना होगा। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और सच तो यह है कि उसकी माँ और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। उस वक्त तोतो चान को यह तो पता था ही नहीं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका किया क्या जाए। उसकी स्वाभाविक खुशमिजाजी और भुलक्कड़पन के कारण वह भोली भाली लगती थी, पर अंदर ही अंदर उसे यह तो लगता ही था कि उसे दूसरे बच्चों से कुछ अलग समझा जाता है, शायद कुछ अजीब भी। पर हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके ही साथ रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकु कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। तो बच्चों, अगले भाग में जानेंगे हेडमास्टर जी और स्कूल में और क्या क्या था खास। अगले भाग में बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। 4 घंटे लगातार तोतो चान को सुनने के बाद आज हेडमास्टर जी दोपहर का भोजन दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ, रेलगाड़ी वाले स्कूल में दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियाँ उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 85 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है, तोतो चान सोचने लगी।
जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग। हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरों में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मजा है, तोतो चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है ये स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। इस विचार ने कि कल वह भी इन मेजों में से एक पर बैठी होगी और अपना डिब्बा खोल हेडमास्टर जी को कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से दिखा रही होगी, उसे खुशी से भर दिया। उसका मन वहीं खड़े खड़े खुशी से कूदने की ओर होने लगा। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर को हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। बच्चों, दोपहर के भोजन के बाद तोतो चान का स्कूल जाना पक्का हो गया। चलिए, तोतो चान स्कूल जा रही है, चलिए उसके पीछे चलते हैं। हेडमास्टर के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस उत्साह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। घर भर में समय का सबसे पाबंद था रॉकी। वह जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। रॉकी तोतो चान के इस अजीब व्यवहार को शंका भरी नजरों से देखता रहा। एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वह तोतो चान के पास सरक कर बैठ गया और कुछ घटने की अपेक्षा करने लगा। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। पापा के बाल अस्त व्यस्त थे। बिल्कुल। तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर कहा, अच्छा, गुड बाय। तोतो चान को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। पर अगले ही क्षण तोतो चान को अपने गले में लटके रेल पास को निकालते और रॉकी के गले में लटकाते देख वो चौंकी। हे ईश्वर, उसने मन में कहा, पर मुंह से कुछ न बोली। रुक कर देखने लगी कि आगे क्या होता है। तोतो चान रॉकी के गले में रेल पास की डोरी डाल उसके सामने ही बैठ गई और तब उससे बोली, देखा तुमने, ये पास तुम्हें पूरा नहीं आता। डोरी लंबी थी और पास जमीन पर लौट रहा था। समझे, ये पास मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम इसे लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, मगर मैं फिर भी हेडमास्टर जी और स्टेशन वाले आदमी से पूछूंगी, देखें वे तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने देते हैं या नहीं। रॉकी ने पहले तो कान खड़े करके बातें सुनी, पर पास को एक बार चाट लेने के बाद उसने जम्हाई ली। तोतो चान आगे बढ़ती रही। जो ट्रेन का डिब्बा है वह तो रुका ही रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बैठने का टिकट लगता होगा। पर आज तो तुम्हें यहीं घर पर मेरा इंतजार करना होगा।
रॉकी हमेशा तोतो चान को पिछले स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने जाता और वहां से लौट आता था। स्वाभाविक था कि वह आज भी यही करना चाहता था। तोतो चान ने रॉकी की गर्दन से डोरी निकाली और बड़ी सावधानी से रेल पास अपने गले में लटका लिया। तब एक बार फिर माँ और डैडी से कहा गुड बाय। इसके बाद वे बिना पीछे देखे भागी। उसका बस्ता दौड़ने से उसकी पीठ पर उछल रहा था। रॉकी भी खुश होश के साथ हो लिया। स्टेशन का रास्ता भी प्रायः वही था जो पिछले स्कूल का था, इसलिए तोतो चान को राह में अपने परिचित कुत्ते, बिल्लियां और पिछली कक्षा के साथी मिले। क्या वह अपना रेल पास दिखाकर कुछ शेखी बघारे? तोतो चान ने सोचा, पर वह देर नहीं करना चाहती थी। आज नहीं, फिर कभी, यह निर्णय कर वह तेजी से आगे बढ़ी। जब तोतो चान स्टेशन के पास पहले की तरह बाएं न मुड़कर दाएं मुड़ी तो बेचारा रॉकी ठिठका और इधर उधर झांकने लगा। तोतो चान तब तक टिकट गेट तक पहुंच चुकी थी। वह लौटकर रॉकी के पास आई जो आश्चर्य से भरा खड़ा था। मुझे पिछले स्कूल में अब नहीं जाना है, मैं अब नए स्कूल में जाऊंगी। तोतो चान ने अपना चेहरा रॉकी के चेहरे से सटा लिया। उसके कानों से एक खास तरह की बास आती थी, पर तोतो चान को वह बास अच्छी लगती थी। बाय बाय, उसने रॉकी से कहा और टिकट बाबू को अपना पास दिखाते हुए स्टेशन की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगी। रॉकी कुछ देर कुनमुनाता रहा और तब तक तोतो चान की ओर ताकता रहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। है ना मजेदार? तोतो चान स्कूल जा रही है। अगले भाग में तोतो चान की ट्रेन वाली कक्षा चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। चलिए, बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। बच्चों, आज रेलगाड़ी वाले स्कूल में तोतो चान का पहला दिन है। तोतो चान की ट्रेन वाली कक्षा देखते हैं। क्या वहाँ भी ब्लैक बोर्ड है और डेस्क है? चलिए पीछे पीछे चलते हैं और जानते हैं कि तोमोई में पठन पाठन कैसा है। स्कूल को जापानी भाषा में तोमोई कहते हैं, समझे? जब तोतो चान रेलगाड़ी के डिब्बों तक पहुंची तब तक कोई और नहीं आया था। हेडमास्टर जी उसे वह डिब्बा बता चुके थे जिसमें उसे बैठना था। डिब्बा पुराने किस्म का था, जिसके दरवाजे पर अब भी बाहर की ओर एक हैंडल लगा था, जिसे नीचे घुमाकर दरवाजे को दाईं ओर सरकाना पड़ता था। जब तोतो चान ने अंदर झांक कर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वाह, यहाँ पढ़ना तो ऐसा लगेगा मानो लगातार यात्रा ही कर रहे हो। खिड़कियों के ऊपर सामान रखने के रैक अभी भी मौजूद थे। अंतर बस इतना भर था कि डिब्बे में ठीक सामने की ओर एक ब्लैक बोर्ड टंगा था और लंबी सीटों की जगह ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह किए डेस्क कुर्सियां रखी हुई थी। हाथ से पकड़ने वाले स्ट्रैप हटा दिए गए थे, पर बाकी सब वैसा ही था। तोतो चान अंदर घुसी और किसी की सीट पर बैठ गई। लकड़ी की बनी कुर्सियां वैसी ही थी जैसा कि पहले वाले स्कूल में था, पर कुछ आरामदेह लगती थी। उससे लगा वे सारा दिन उन पर बैठी रह सकती थी। तोतो चान अब बहुत खुश थी। उसे स्कूल इतना पसंद आया था कि उसने हर रोज स्कूल आने का निर्णय लिया। वह अब कभी छुट्टी नहीं करेगी। तोतो चान खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसे यह तो पता था कि ट्रेन स्थिर है,
पर न जाने क्यों उसे लगा कि वह चल रही है। शायद इसलिए कि बाहर मैदानों में फूल, पेड़ हवा से धीमे धीमे हिल रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, अंत में उसने जोर से कहा। तब उसने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और एक गीत बनाया, जैसा वह खुश होने पर अक्सर बनाया करती थी। मैं कितनी खुश हूँ मैं कितनी, मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि उसी क्षण कोई अंदर चढ़ा। एक लड़की थी। उसने अपनी कॉपी और पेंसिल की डिब्बी बस्ते में से निकाली और मेज पर रख दी। फिर पंजों के बल खड़े होकर अपना बस्ता रैक पर रख दिया। उसने अपने जूतों का झोला भी वहीं रख दिया। तोतो चान ने गीत गाना बंद किया और जैसा जैसा उस लड़की ने किया था, झटपट वह भी करने लगी। अब एक लड़का अंदर चढ़ा। उसने दरवाजे पर ही रुककर अपना बस्ता रैक की ओर फेंका, मानो वह बास्केटबॉल खेल रहा हो। बस्ता उछल कर नीचे गिर गया। गलत निशाना। उसने एक बार फिर उसी जगह से निशाना साधा। इस बार बस्ता रैक पर जा टिका। सही निशाना, लड़का जोर से बोला। और तब नहीं, गलत निशाना कहते हुए हड़बड़ाता सा अपनी मेज पर आ बैठा। बस्ता खोलकर अपनी कॉपी और पेंसिल की डिब्बी निकालने लगा। पहली बार निशाना गलत लगने की वजह से दूसरी बार का प्रयास भी मानो बेमानी हो चुका हो। धीरे धीरे उस डिब्बे में 9 छात्र छात्राएं आ बैठे। यह थी तोमोए गाकुएन की पहली कक्षा। वे सब एक ही ट्रेन में साथ साथ यात्रा करने वाले थे। रेल के पुराने डिब्बों में चलते स्कूल में जाना तो अपने आप में असामान्य बात थी ही। कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था भी अनूठी लगी। पिछले स्कूल में बच्चों के बैठने के स्थान निश्चित थे, पर यहाँ बच्चे जहाँ भी उनकी इच्छा हो बैठ सकते थे। काफी सोचने और ध्यान से सब कुछ देखने के बाद तोतो चान ने तय किया कि वह उस लड़की के पास बैठेगी जो तुरंत उसके बाद डिब्बे में चढ़ी थी। वह इसलिए कि उस लड़की ने ऐसी फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर लंबे कानों वाला एक खरगोश कढ़ा हुआ था। लेकिन स्कूल की जो सबसे अनूठी बात थी, वे थे वहाँ के पाठ। दूसरे स्कूलों में हर विषय की घंटियां निश्चित होती थी। जैसे पहली घंटी अगर जापानी की हो तो उसमें जापानी ही पढ़नी होती थी। फिर दूसरी घंटी अगर गणित की हो तो सब बच्चों को वही करना होता था, पर यहाँ सब कुछ अलग था। पहली घंटी शुरू होते ही शिक्षिका दिन भर में जिन विषयों को पढ़ना होता था या जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे, उनकी सूची बना देती थी और तब बच्चों से कहती, अब तुम्हें जहाँ से शुरू करना हो करो। इसलिए जापानी या गणित या किसी दूसरे विषय से शुरू किया जा सकता था। जिसे लेख लिखना पसंद हो वह लेख लिखता था, जबकि ठीक उसके पीछे बैठा बच्चा जिसकी भौतिकी में रुचि हो, किसी फ्लास्क में लैंप की लौ पर कुछ उबालता मिल सकता था। इसलिए किसी भी कक्षा में कभी भी छोटा मोटा कोई धमाका हो सकता था। पढ़ने पढ़ाने की इस पद्धति से शिक्षक हर छात्र पर नजर रख सकते थे। उनकी रुचियों, उनके विचारों, उनके चरित्र से बखूबी परिचित हो सकते थे। अपने छात्र छात्राओं को गहराई से पहचानने का यह आदर्श तरीका था। विद्यार्थी अपने चाहते विषय से दिन शुरू कर सकते थे और जो विषय अच्छे न लगते हों, उनसे जूझने के लिए उनके पास सारा दिन था। यानी वे अपना काम किसी न किसी तरह पूरा कर ही डालते थे। इस प्रकार पढ़ना तो वहाँ अधिकतर अपने आप पढ़ता था, पर जब कभी विद्यार्थी चाहते हो तो वे शिक्षकों से सलाह ले सकते थे।
शिक्षक भी कभी कभी उनके पास स्वयं चले जाते, किसी भी समस्या को धैर्य से तब तक समझाते जब तक वह बच्चों को पूरी तरह समझ न आ जाती। तब वे बच्चों को अपने आप करने के लिए कुछ अभ्यास भी देते। यह भी सार्थक पढ़ाई, और इसका मतलब होता था कि जब शिक्षक कुछ समझाए तो किसी भी कक्षा में कोई भी बच्चा खोया सा न बैठा रहे। पहली कक्षा के बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुँचे थे कि उन्हें स्वतंत्र पढ़ाई करने दी जाए, लेकिन उन्हें भी किसी भी विषय से प्रारंभ करने की छूट थी। कुछ बच्चे वर्णमाला लिखने लगे, कुछ चित्र बनाने लगे, कुछ किताबें पढ़ने लगे, कुछ कक्षा में व्यायाम तक करने लगे। तोतो चान के पास जो लड़की बैठी थी उसे पूरी वर्णमाला आती थी। वह उसे अपनी कॉपी में लिख रही थी। यह सब इतना बड़ा अजूबा था कि तोतो चान घबराहट में समझ ही न पा रही थी कि वह क्या करे। ठीक उसी समय उसके पीछे बैठा हुआ लड़का उठा और शिक्षिका से कुछ पूछने ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ने लगा। शिक्षिका ब्लैक बोर्ड के पास एक डेस्क पर बैठी एक बच्ची को कुछ समझा रही थी। तोतो चान ने इधर उधर ताकना बंद किया, अपनी हथेलियों पर ठुड्डी रखी और जाते हुए लड़के की पीठ पर निगाहें जमा दी। लड़का पैर घसीटकर जब चल रहा था तो उसका पूरा शरीर डगमगाता लगता था। पहले तो तोतो चान ने सोचा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में वह समझ गई कि लड़का ठीक से नहीं चल पाता है। तोतो चान उसे तब तक घूरती रही जब तक वह अपनी जगह पर लौट न आया। उनकी आंखें मिली, लड़का मुस्कुराया, तोतो चान भी हड़बड़ाकर मुस्कुराई। जब वह अपनी जगह पर बैठा तो उसने बैठने में काफी समय लगाया। वह मुड़ी और उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों चलते हो? उसने धीमी और कोमल आवाज में उत्तर दिया, मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? तोतो चान ने दोहराया। उसने ये शब्द पहले सुना ही न था। हाँ, पोलियो, वह फुसफुसाया। सिर्फ मेरी टांग नहीं, हाथ भी खराब है। उसने अपना बायां हाथ आगे फैलाया। तोतो चान ने देखा कि उसकी लंबी लंबी उंगलियां मुड़ी हुई और एक दूसरे से चिपकी हुई लगती थी। क्या इसे वे लोग ठीक नहीं कर सकते? तोतो चान ने चिंतित होकर पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। अब तोतो चान को अपनी उत्सुकता पर शर्म आने लगी। उसे लगा उसे यह नहीं पूछना चाहिए था। तब उस लड़के ने उमंग से भरकर कहा, मेरा नाम यासुकी यामामोतो है। तुम्हारा क्या है? लड़के की प्रफुल्ल आवाज सुनकर वे खुश हो गई और बोली, मैं हूँ तोतो चान। और इस तरह यासुकी यामामोतो और तोतो चान दोस्त बने। धूप के कारण डिब्बे में काफी गर्मी हो गई थी। तभी किसी ने खिड़की खोल दी। वसंत की ताजी हवा डिब्बे में घुस आई और बच्चों के बातों को बेतरतीबी से बिखेर दिया। यूं शुरू हुआ तोमोए में तोतो चान का पहला दिन। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से निकली है एक बार फिर से जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। पिछले भाग में आपने जाना एक नया दोस्त बना है, यासुकी यामामोतो। उसे पोलियो है। आप सबने भी बचपन में पोलियो की खुराक अवश्य पी होगी। अरे ये क्या, रेलगाड़ी वाले स्कूल में अभी भोजन का समय हो गया है। आप भी आ जाएं। चलिए पता लगाते हैं कि आज तोतो चान खाने में क्या लाई है। और तब आया कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने का समय, जिसका तोतो चान को बेसब्री से इंतजार था। हेडमास्टर जी ने यह जुमला संतुलित आहार के लिए बनाया था। वे चाहते थे कि बच्चे चावल के साथ दूसरा कुछ भी खाएं। अपने बच्चों को सब कुछ खाना सिखाइए या बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया कीजिए, कहने के बजाय हेडमास्टर जी माता पिता से डिब्बों में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से साथ रखने को कहा करते थे।
कुछ समुद्र से का मतलब था जल आहार, यानी मछली या केकड़े या कुछ भी और कुछ पहाड़ से का मतलब जमीन पर मिलने या उगने वाली चीजों अर्थात जल आहार से था, जैसे सब्जियां, मांस या मुर्गा। माँ इससे बड़ी प्रभावित थी। वह मानने लगी थी कि शायद ही कोई दूसरा हेडमास्टर होगा जो इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत को ऐसे आसान जुमले में बांध सके। यह बात भी अजीब थी कि केवल 2 ही श्रेणियों में से चुनना बच्चों के लिए डिब्बा तैयार करने के काम को भी आसान बना देता था। हेडमास्टर जी का तो यह भी कहना था कि इस शर्त को पूरा करने के लिए किसी लंबे चौड़े खर्च की आवश्यकता भी न थी। थल आहार केवल उबला हुआ कंद हो सकता था या एक आमलेट ही, और जल आहार सूखी योनितों की पत्तियां, या यूं भी कह सकते हैं कि थल आहार आलूचे का मुरब्बा हो सकता था और जल आहार नोई जैसा समुद्री खरपतवार भी हो सकता था। कल की तरह जब तोतो चान ललचाई नजरों से देख रही थी, आज भी हेडमास्टर जी आए और सबके डिब्बों को देखने लगे। तुम कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाए हो या नहीं? उन्होंने सबका खाना देखते हुए पूछा। हर बच्चा अपने डिब्बे में क्या लाया है यह जानने में सबको बड़ा मजा आता था। कामों में उलझी कोई माँ कभी कभी डिब्बे में केवल कुछ समुद्र से या केवल कुछ पहाड़ से ही रख पाती, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेडमास्टर जी जब चक्कर लगाते तो उस समय उनकी पत्नी एक सफेद एप्रन पहने दोनों हाथों में एक एक भगोना थामे साथ चलती। अगर हेडमास्टर जी किसी बच्चे के सामने रुककर समुद्र कहते तो वे मछली के कुछ उबले टुकड़े समुद्र वाले भगोने में से डाल देती। पहाड़ कहने पर सोया के शोरबे में उबले हुए आलू के टुकड़े पहाड़ वाले भगोने में से परोसती। सपने में भी कोई ये कहने की नहीं सोच सकता था कि मुझे मछली अच्छी नहीं लगती। बस वे सिर्फ इतना भर ही सोच पाते कौन बढ़िया खाना लाया है या कौन बढ़िया खाना नहीं लाया। बच्चों को इतनी ही चिंता रहती कि वे समुद्र और पहाड़ की शर्त पूरी कर पाते हैं या नहीं। जिस दिन वे कर पाते उनके उल्लास का ठिकाना न रहता। तो चांद को अब यह समझ में आने लगा था कि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब आखिर है क्या, और तब उसे शंका होने लगी कि सुबह हड़बड़ी में माँ ने जो कुछ भी बनाया था वह ठीक होगा भी या नहीं। पर जब उसने अपना डिब्बा खोला तो अंदर इतना बढ़िया खाना था कि उसे अपने आप को जोर से वाह वाह कहने से रोकना पड़ा। तोतो चांद के खाने में चमकीले पीले रंग के अंडे, हरे मटर, भूरे डेंबू और गुलाबी मछली शामिल थे। यह इतना रंग बिरंगा था कि फूलों वाले बगीचे की तरह लगता था। वाह कितना सुंदर, हेडमास्टर ने कहा। तोतो चांद गदगद हो गई। माँ अच्छा खाना पकाती है, उसने हेडमास्टर जी को बताया। सच में? तब उन्होंने डेंबू की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ तो यह क्या है, समुद्र से है या पहाड़ से? तोतो चांद सोच में पड़ गई और उसे देखने लगी। लगता तो था मिट्टी के रंग का, पर बात के सही होने का विश्वास नहीं था। मुझे पता नहीं, उसने कहा। तब हेडमास्टर जी ने पूरे स्कूल को संबोधित हो पूछा, डेंबू समुद्र से आता है या पहाड़ से? पल भर सोचने के बाद कोई चिल्लाया, पहाड़ से। पर तभी कुछ दूसरे चीखे, समुद्र से। सही सही कोई भी नहीं जानता था। अच्छा तो मैं बताता हूँ, हेडमास्टर जी बोले, डेंगू आता है समुद्र से। क्यों? एक मोटे से लड़के ने पूछा।
मेजों के घेरे के बीच खड़े हेडमास्टर जी ने समझाया, डेंगू बनता है पकी हुई मछली के कांटों पर रह गए मांस की खुरचन से। उसे सेंका जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, तब उसे सुखाते हैं और मसाले डाले जाते हैं। ओह! बच्चे प्रभावित हुए। इतने में ही किसी ने जानना चाहा कि क्या वे तोतोचान का डेंगू देख सकते हैं? जरूर, हेडमास्टर जी ने कहा, और आनन फानन में सारे बच्चे तोतोचान का डेंगू देखने घिर आए। उनमें ऐसे भी बच्चे थे जो यह तो जानते थे कि डेंगू क्या होता है, पर उनकी उत्सुकता जग चुकी थी। ऐसे भी बच्चे थे जो सिर्फ यह देखना चाहते थे कि तोतोचान का डेंगू उनके घर बनने वाले डेंगू से अलग है या नहीं। इतने बच्चों ने तोतोचान का डेंगू सूंघा कि उसे डर लगने लगा कि वह उड़ ही न जाए। तोतोचान पहले ही दिन खाने के समय थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मजा आ गया था। यह जानना रोमांचक था कि समुद्री आहार क्या होता है और धरती का आकार क्या होता है। वह यह भी जान गई कि डेंगू मछली से बनता है तथा माँ कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भेजना नहीं भूली थी। खैर, सब ठीक ही रहा, उसने संतुष्ट होकर सोचा। दूसरी बात जिसने तोतोचान को खुश कर दिया वह थी भोजन का स्वादिष्ट होना। आम तौर पर भोजन करने से पहले कहा जाता है इताता किमासु, यानी मैं साभार खाता हूँ या खाती हूँ। पर तोमोए में एक और अंतर यह था कि पहले सब मिलकर एक गीत गाते थे। हेडमास्टर जी एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने एक खास भोजन के पहले का गीत बनाया था। दरअसल उन्होंने कुछ शब्द लिखे और उन्हें रो 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 योर बोट की लोकप्रिय धुन दे डाली। हेडमास्टर जी का लिखा गीत कुछ यूं था। चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ जो कुछ भी तुम खाओ, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ चावल मछली मांस। जब तक बच्चे यह गीत न गा लेते थे वे इताता किमासु नहीं कहते थे। ये शब्द रो 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 योर बोट की तर्ज पर इतने सही बैठते थे कि कई छात्र सालों बाद भी यही मानते रहे कि यह सच में भोजन पूर्व का गीत है। संभव है कि हेडमास्टर जी ने ये गीत इसलिए बनाया हो क्योंकि उनके कुछ दांत टूट चुके थे। बहरहाल वे बच्चों को हमेशा यही सलाह देते कि वे धीरे खाएं, भोजन में समय लगाएं और भोजन करते समय बातचीत का आनंद भी लें। अतः संभव है कि गीत उन्होंने बच्चों को यह याद दिलाने भर के लिए बनाया हो। जब बच्चे बुलंद आवाजों में यह गीत गा चुकते वे इताता किमासु कहते और तब कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने बैठते। कुछ समय के लिए सभागार में मौन छा जाता। तो बच्चों, कैसा लगा रेलगाड़ी वाले स्कूल में भोजन का समय? हम सबको भी भोजन करते समय हेडमास्टर जी की बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन धीरे धीरे और ठीक से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो आगे तोतोचान क्या करने वाली है, जानते हैं अगले भाग में। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतोचान की कहानी। पिछले भाग में आपने जाना समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने का मतलब क्या होता है ना? तोतोचान का स्कूल वाकई बहुत अलग है। सब खा चुके हैं और अब सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैर की। हम क्यों बैठे रहे, हम भी चलेंगे। खाना खा चुकने के बाद दूसरे बच्चों के साथ तोतोचान कुछ देर मैदान में खेलती रही। इसके बाद वह भी अपनी कक्षा में लौट आई, जहाँ शिक्षिका उनकी राह देख रही थी। बच्चों, तुम लोगों ने सुबह मन लगाकर अपना काम किया है।
शिक्षिका ने कहा, अब दोपहर बाद क्या करना चाहोगे तुम लोग? इसके पहले कि तोतो चान ये सोच भी पाती कि वह क्या करना चाहती है, बाकी बच्चे एक साथ बोले, सैर करेंगे। यही सही, शिक्षिका ने कहा और बच्चे तुरंत बाहर की ओर दौड़े। तोतो चान डैडी और रॉकी के साथ तो सैर करने जाती थी, पर स्कूल से भी सैर करने जाते हैं, इस विचार से वह अपरिचित थी। उसे अचंभा हुआ। सैर करना उसे बेहद पसंद था, इसलिए वह बेसब्र भी होने लगी। यह तो उसे बाद में पता चला कि अगर बच्चे सुबह सुबह पूरी लगन से शिक्षिका की बनाई सूची का सारा काम पूरा कर लेते थे, तो उन्हें अक्सर दोपहर को सैर करने की अनुमति मिल जाती थी। और यह नियम सब पर लागू होता था, चाहे वे पहली कक्षा के बच्चे हों या छठी के। वे सब स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल आए। 9 के 9 बच्चे और उनके बीचों बीच उनकी शिक्षिका। वे एक नहर के किनारे किनारे चलने लगे। नहर के दोनों किनारों पर चेरी के पेड़ थे, जो हाल ही में फूलों से लदे थे, और उनके पार थे खेत, पीली सरसों से अटे हुए। दूर जहाँ तक नजर दौड़ती, हर तरफ पीले खेत ही खेत दिखते थे। नहर वर्षों पहले अदृश्य हो गई थी। अब वह स्थान आवासीय भवनों और बाजार से अटा पड़ा है, लेकिन उन दिनों जियोकाओका के अधिकांश क्षेत्र में खेत ही खेत थे। हम कोनोबुत्सु मंदिर तक जाएंगे, जिस लड़की की फ्रॉक पर खरगोश था उसने कहा। उसका नाम था साको-चान। पता है, पिछली बार हमने तालाब के पास एक सांप देखा था, साको-चान ने कहा। मंदिर में एक पुराना कुआं है, लोग कहते हैं उसमें एक तारा टूटकर आ गिरा था। चलते चलते बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आकाश का रंग उस समय गहरा नीला था और हवा में तितलियां पंख फड़फड़ा रही थी। जब बच्चे लगभग 10 मिनट चल चुके तो शिक्षिका रुकी। कुछ खिले हुए पीले फूलों की तरफ इशारा करते हुए वे बोली, जरा इन सरसों के फूलों को तो देखो, क्या तुम्हें पता है कि ये फूल भला खिलते कैसे हैं? तब वे फूलों की स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में बताने लगे। बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। शिक्षिका ने बताया कि तितलियां फूलों के खिलने में मदद करती हैं, और सच में सभी तितलियां फूलों की सहायता करने में बेहद व्यस्त दिख रही थी। तब शिक्षिका आगे बढ़ी। बच्चों ने फूल देखना बंद किया और उठने लगे। इतने में किसी ने पूछा, ये पिस्तौल की तरह तो नहीं दिखते, क्यों? तोतो चान को भी नहीं लगा कि पिस्तौल जैसा कुछ भी फूल में हो, पर वह दूसरों की तरह इतना जरूर समझ गई कि स्त्री केसर और पुंकेसर महत्वपूर्ण चीजें हैं। 10 मिनट और चलने पर वे एक बाग के पास पहुँचे। ये घना बाग कोनोबुत्सु के मंदिर के चारों ओर था। अंदर पहुँचते ही बच्चे इधर उधर चित्रा गए। तारे वाला कुआं देखोगी? साको-चान ने पूछा। तोतो चान तुरंत मान गई और उसके पीछे पीछे भागी। कुआं पत्थरों का बना था। उसकी ऊंचाई बच्चों की छाती तक थी। ऊपर था लकड़ी का ढक्कन। ढक्कन उठाकर वे नीचे झांकने लगी। तोतो चान को अंदर जो दिखा वह तो कंक्रीट के ढेर या एक बड़ी सी चट्टान जैसा कुछ था। चमचमाते टिमटिमाते तारे की जो कल्पना उसने मन में की थी, उससे बिल्कुल ही भिन्न। काफी देर तक अंदर झांकने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने
तारे को देखा है? साको चांद ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ना कभी नहीं। तोतो चांद सोच में पड़ गई, यह तारा भला चमकता क्यों नहीं? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सो रहा है। साको चांद की बड़ी बड़ी आंखें कुछ और फैली और उसने पूछा, क्या तारे सोते हैं? मुझे लगता है वे दिन भर सोते होंगे ताकि रात भर जागकर चमक सके। तोतो चांद ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, क्योंकि सही बात का पता उसे भी नहीं पता था। अब सारे बच्चे एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और मंदिर में घूमने लगे। उन्होंने दरवाजे के दोनों ओर लगी देव राजाओं की ऊंची प्रतिमाएं देखी और उनकी मोटी थुलथुल तोंदों पर वे खूब खिलखिलाए। पर मंदिर के गर्भगृह के धुंधलके में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने वे कुछ चुप-चुप हो गए। मंदिर के अहाते में एक बड़ा सा पदचिन्ह बना था। कहा जाता था कि वे तेंगू नामक लंबे नाक वाले एक बेताल के पैर का निशान था। बच्चों ने एक एक कर उस पर पैर रखा। वे इधर उधर घूमे, नाव में बैठी सवारियों से हाथ हिला हिलाकर हेलो कहा, चमकीले काले पत्थर बटोर कर जी भर कर कब्रों के आसपास पहलदूज खेली। हर चीज तोतो चांद के लिए नई थी, अनूठी थी। उसने एक एक नई खोज का खुशी से चीख चीख कर स्वागत किया। लौटने का समय हो गया है। ढलते सूरज को देखकर शिक्षिका ने कहा। बच्चे सरसों के खेतों और चेरी की कतारों के बीच से गुजर वापस स्कूल की ओर लौटने लगे। बच्चों को तब ये कतई एहसास न था कि खेलने कूदने और आजादी का यह समय असल में विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ थे। तोतो चांद ने इस बीच हर बच्चे से दोस्ती कर ली थी। उसे लगा मानो वह उन्हें हमेशा हमेशा से जानती हो। कल फिर घूमने चलेंगे, उसने अपने साथियों से लौटते समय चिल्लाकर कहा। हाँ जरूर चलेंगे, वे भी उछलते कूदते बोले। तितलियां अब भी फूलों की मदद करने में व्यस्त थी और हवा में पक्षियों के कलरव की गूंज थी। तोतो चांद की खुशी अंदर समा नहीं पा रही थी। तो कैसी लगी? मजा आया ना? हाँ, यहाँ तो बच्चे खूब मजे करते हैं और खेलते भी हैं और हाँ, सबसे जरूरी सीखते भी हैं। है ना कितनी बढ़िया बात? अगले भाग में जानेंगे तोतो चांद के लिए और क्या क्या अचंभा है रेलगाड़ी वाले स्कूल में। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानी। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चांद की कहानी। पिछले भाग में सैर करते करते तोतो चांद के साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आज हमारी तोतो चांद एक स्कूल का गीत गुनगुना रही है। क्या खास है गीत में? चलिए सुनते हैं। तोमोए गाकुएन में हर दिन तोतो चांद के लिए नए आश्चर्यों से भरा था। स्कूल जाने की ललक मन में यूं ठाठे मारती कि दिन जल्दी उगता ही न लगता और घर लौटती तो अपना बतियाना बंद ही न कर पाती कि उसने आज स्कूल में क्या किया, कि कितना मजा आया, कि कितना आश्चर्य भरा था वह सब। रॉकी को, माँ को, डैडी को ये सारे किस्से कहती न थकती। आखिरकार माँ को कहना पड़ता, प्यारी तोतो चांद बहुत हुआ, अब चुप करो और अपना नाश्ता करो। जब तोतो चांद रोज स्कूल जाने की आदी हो गई, तब भी हर दिन उसके पास बताने को बातों का एक पूरा पिटारा होता था और इस बात से माँ को भी बेहद आनंद मिलता कि सब ठीक चल रहा है। एक दिन
रेलगाड़ी में स्कूल की ओर यात्रा करते समय तोतो चान अचानक सोचने लगी कि तोमोए का कोई स्कूल गीत है या नहीं। बात जानने की उत्सुकता इतनी बढ़ी कि रास्ता कटना मुश्किल हो गया। 2 स्टेशन अभी और पार करने थे, पर तोतो चान पहले से ही दरवाजे पर जा खड़ी हुई ताकि जियोका ओका पर गाड़ी थमते ही वे बाहर कूद सके। जियोका ओका से 1 स्टेशन पहले एक भद्र महिला नीचे उतरने लगी। स्वाभाविक था कि वे सोचती कि तोतो चान को भी वहीं उतरना है, क्योंकि तोतो चान दौड़ प्रारंभ होने की मुद्रा में खड़े किसी धावक की तरह दरवाजे के पास खड़ी थी। भद्र महिला उसकी मुद्रा देख उसे उतरता न पा यूं ही स्थिर खड़े देख बड़बड़ाई, न जाने इस नन्ही को क्या हो गया है। जब अगले स्टेशन पर गाड़ी थमने को हुई तो इसके पहले की कंडक्टर जियोका ओका कहता तोतो चान फुर्ती से एक टांग बाहर लटकाकर पूरी तरह ट्रेन रुकने के पहले ही उतरकर बाहर की ओर भागी। जैसे ही वह डिब्बे में अपनी कक्षा में पहुंची, उसने ताईजी यामानोउची, जो पहले ही वहां मौजूद था, से पूछा, ताईचान, क्या हमारे स्कूल का भी कोई गीत है? ताई, जिसकी रुचि भौतिकी में थी, कुछ देर सोचने के बाद बोला, मेरे ख्याल से तो नहीं। ओह, तोतो चान ने ख्यालों में डूबकर कहा, मुझे लगता है कि स्कूल का एक गीत होना ही चाहिए। मेरे पिछले स्कूल का गीत बड़ा सुंदर था। सेंजोकू ताल का पानी छिछला, ज्ञान हमारा है पर गहरा। तोतो चान पिछले स्कूल में कुछ ही दिन गई थी और गीत के शब्द कठिन थे, पर उसे फिर भी गीत याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कम से कम जितना उसने गाया उसमें तो कतई नहीं। ताई चान प्रभावित हुआ। इस बीच दूसरे बच्चे भी कक्षा में आ गए थे। वे सब भारी भरकम शब्दों को तोतो चान के मुंह से सुन प्रभावित हुए बिना न रह सके। अपने हेडमास्टर जी से एक स्कूल गीत बनाने को कहते हैं, तोतो चान ने सुझाया। हाँ, चलो चले। दूसरों ने भी सहमति जताई और सब उनके दफ्तर की ओर बढ़ चले। तोतो चान ने उसके पिछले स्कूल का गीत सुनने और बच्चों की सारी बात पर गौर कर लेने के बाद हेडमास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक मैं तुम्हारे लिए एक गीत तैयार कर दूंगा। पक्का वादा है ना? बच्चों ने कक्षा में लौटने से पहले पूछ लिया। अगले दिन हर कक्षा में एक सूचना टंगी थी कि बच्चे बाहर मैदान में इकट्ठे हो जाएं। दूसरे बच्चों के साथ तोतो चान भी उत्सुकता से भर उठी थी। मैदान के बीच एक ब्लैक बोर्ड रखते हुए हेडमास्टर जी ने कहा, तो लो, अब तुम्हारे स्कूल तोमोए का भी एक गीत है। उन्होंने 5 रेखाएं खींची और उस पर निम्न स्वर लिपि लिख डाली। तब किसी संगीत निर्देशक के अंदाज में उन्होंने कहा, चलो अब सब साथ गाने की कोशिश करें। हेडमास्टर जी ताल देते हुए गीत गाने लगे और उनके पीछे पीछे उसे दोहरा रहे थे 50 बच्चे। तोमोए तोमोए तोमोए। बस इतना ही? तोतो चान ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, बस काफी है, हेडमास्टर जी ने गर्व से कहा। कुछ अच्छे सुंदर शब्द होते तो कुछ बात बनती। तोतो चान की आवाज निराशा से भरी थी। सेंजोकू ताल का पानी छिछला जैसे शब्द। क्या गीत अच्छा नहीं लगा? हेडमास्टर जी कुछ लजाए पर फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो काफी अच्छा लगा था। गीत किसी भी बच्चे को पसंद ना आया। इतना सीधा और सरल जो था
और तब हेडमास्टर जी को पता चला कि अगर गीत इतना सीधा और सरल होगा तो बच्चे उसके बिना ही काम चला लेंगे। हेडमास्टर जी कुछ दुखी तो दिखे पर नाराज नहीं हुए। उन्होंने स्वर लिपि ब्लैक बोर्ड पर से पोंछ डाली। तोतो चान को लगा कि सब बच्चों ने अशिष्टता की है, पर वे करती भी क्या। आखिर उसके दिमाग में बसा था वजनी शब्दों से भरे गीत का सपना। सच तो यह था कि हेडमास्टर जी के बच्चों व स्कूल के प्रति प्रेम को शब्दों में बांधना ही असंभव था, पर बच्चे उस समय इतने बड़े ना हुए थे कि वे इस बात को समझ भी सकें। जल्दी ही वे स्कूल गीत की बात भूल गए। हेडमास्टर जी ने भी कभी उसका जिक्र न किया। उन्हें तो शायद पहले भी किसी स्कूल गीत की आवश्यकता न लगती थी। इसलिए स्वर लिपि के पूछ जाने के बाद बात वहीं खत्म हो गई। तोमोए गाकुएन का स्कूल गीत कभी न बना। भले ही तोमोए का स्कूल गीत कभी न बना, पर तोतो चान का सीखना कभी बंद न हुआ। अगले भाग में जानेंगे हमारी तोतो चान ने सब कुछ वापस डालना सीख लिया। अरे हाँ, याद आया कुछ? पिछले स्कूल में शिक्षिका तोतो चान से इसी बात से तो नाराज थी। पर क्या यहाँ भी शिक्षक नाराज हुए? आगे जानेंगे कि बार बार ड्रॉर खोलने वाली तोतो चान ने सब कुछ डालना कैसे सीखा, और क्या यहाँ भी शिक्षक उससे नाराज हुए? जानेंगे अगले भाग में। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। बार बार ड्रॉर खोलने और बंद करने वाली तोतो चान कैसे सब कुछ वापस डालना सीखती है और हेडमास्टर जी कैसे मदद करते हैं, आज सुनते हैं। तोतो चान ने अपने जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। क्या दिन था वह जब उसका चहेता बटुआ पखाने में गिर गया था। ना, उसमें पैसे नहीं थे, पर तोतो चान को अपना बटुआ बेहद प्यारा था। लाल, पीले और हरे रेशमी चेक का बना उसका बटुआ सच में सुंदर था, आयताकार और चपटा। उसके ऊपरी तिकोन पर गढ़ा था एक रुपहला कुत्ता, जो बिल्कुल किसी जड़ाऊ पिन सा लगता था। तोतो चान की एक विचित्र आदत थी। जब वह छोटी सी ही थी, तभी से वह पखाना जाने पर जरूर उसके छेद में झांकती, और इसलिए प्राथमिक शाला में जाने पर वे कई टोपियां खो चुकी थी, जिनमें एक पुआल की बनी थी और दूसरी सुंदर लेस से सजी थी। उन दिनों पखानों में आज की तरह फ्लश नहीं हुआ करते थे। बस एक बड़ा सा छेद होता था और नीचे होती थी एक हौदी। अक्सर उसकी टोपियां हौदी में तैरती छूट जाती थी। माँ उसे हर बार नीचे झांकने से मना करती थी। उस दिन तोतो चान सुबह सुबह स्कूल प्रारंभ होने से पहले पखाना गई। वह माँ की बात भूल गई और कुछ ही देर में नीचे झांकती मिली। हाथ में थामे बटुए पर उसकी पकड़ बस पल भर को ही ढीली हुई होगी कि बटुआ उसके हाथ से सरका और छपाक से हौदी में जा गिरा। नीचे अंधेरे में बटुए को यूं गुम होते देख तोतो चान के मुख से एक चीख निकल गई। तोतो चान न रोना चाहती थी और न अपना बटुआ खोना, अतः वो चौकीदार के छप्पर में दौड़ी। वहां से एक लंबे हत्थे वाली बड़ी करछी निकाली, जिससे पौधों को सींचा जाता था। हत्था तोतो चान से दुगना बड़ा था, पर वह कहाँ हार मानने वाली थी। उसे घसीटती हुई वह स्कूल के पिछवाड़े पहुंची और हौदी की सफाई करने वाला छेद ढूंढने लगी। उसका अंदाज था कि शायद वह छेद पखाने की पिछली दीवार से सटा होगा।
काफी देर ढूंढने के बाद दीवार से कोई गज भर दूर उसे कंक्रीट के ढकने से ढका एक बड़ा सा छेद दिखा। काफी कठिनाई से ढकना हटाने के बाद ही उसे पता चला कि यही वह छेद है जिसे वह ढूंढ रही थी। अरे, ये हौदी तो कोनो बुत्सु की ताल जितनी बड़ी है, उसने आश्चर्य से कहा। सबसे पहले उस जगह बटुआ ढूंढना चाहा जहां उसके अनुमान से वह गिरा होगा, पर हौदी गहरी, अंधेरी और काफी बड़ी थी। उसमें 3 पखानों की गंदगी आकर मिलती थी और डर तो यह था कि नीचे झांकने के चक्कर में वे अंदर ही न गिर जाए। आखिरकार उसने एक फैसला लिया कि वे गंदगी को पालकर उसमें से बटुआ ढूंढेगी। कड़छी से निकाली गंदगी को वे हर बार ध्यान से देखती कि कहीं बटुआ तो उसमें नहीं है। जब उसने ढूंढना आरंभ किया तो उसे कतई यह अनुमान न था कि उसे इतना समय लगेगा। कहाँ गया होगा उसका बटुआ? इतने में ही स्कूल की घंटी भी बज उठी। अब क्या करे वह? उसने सोचा तो जरूर, पर जब वह इतना आगे बढ़ चुकी थी तो अब खोज बंद करने से भी क्या लाभ होता। वह दुगनी शक्ति से कड़छी कड़छी गंदगी बाहर उलीचने लगी। अचानक हेडमास्टर जी पास से गुजरे। तब तक गंदगी का काफी बड़ा ढेर उसके पास इकट्ठा हो गया था। यह तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तोतो चान से पूछा। मैंने अपना बटुआ गिरा दिया है, तोतो चान ने गंदगी निकालते हुए ही जवाब दिया, क्योंकि वे एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। ओह, तो ये बात है, कहकर हेडमास्टर जी आदत के अनुसार अपने हाथ पीछे को बांधे चल दिए। वे सैर करते समय भी इसी तरह हाथ पीछे कर लेते थे। काफी समय गुजर गया, पर बटुआ था कि मिलता ही न था और वह बदबूदार गंदगी का ढेर बड़ा और बड़ा बनता जा रहा था। अब हेडमास्टर जी फिर लौटे। मिल गया तुम्हारा बटुआ? उन्होंने जानना चाहा। ना, तोतो चान पसीने से लथपथ गंदगी के ढेर को बीचों बीच खड़ी थी। उसके गाल तपकर लाल हो चुके थे। हेडमास्टर जी कुछ पास आए और मित्र के अंदाज में बोले, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो, है ना? और इसके बाद जैसे वो पहले चले गए थे, इस बार भी चले गए। हाँ, तोतो चान का प्रफुल्ल उत्तर और वह फिर अपने काम में जुट गई। अचानक दिमाग में एक प्रश्न उठा। उसने पास पड़े ढेर पर नजर दौड़ाई। जब मैं बटुआ ढूंढ चुकूंगी तो ये सारी गंदगी तो वापस डाल दूंगी, पर पानी का क्या होगा? तोतो चान देख रही थी कि अंदर से निकले गंदे पानी को जमीन सूखती जा रही थी। तोतो चान ने काम बंद कर दिया और विचार करने लगी कि जमीन में घुस चुके पानी को वो वापस कैसे डालेगी, क्योंकि उसने हेडमास्टर से सब कुछ वापस डालने का वादा जो कर दिया था। आखिरकार उसने तय किया कि पानी के बदले वे थोड़ी सी गीली मिट्टी अंदर डाल देगी। उसके पास बड़ा ढेर अब छोटे से कुछ बड़ा पहाड़ बनने लगा था और हौदी प्रायः खाली हो चुकी थी, लेकिन बटुए का कहीं नामो निशान न दिखा। शायद वे किसी कोने में छिप गया था या फिर बिल्कुल नीचे ही बैठ गया था। पर तोतो चान को अब यह संतोष था कि उसने भरसक चेष्टा कर ली है। उसका संतोष जरूर उसके आत्मसम्मान से जगा था, जिसे हेडमास्टर जी से उसे डांट न पिलाकर और उसमें पूरा विश्वास जताकर मजबूत बनाया था। पर तब इतनी जटिल बातें उसके समझ में कैसे आती? कोई भी दूसरा वयस्क तोतो चान को उस स्थिति में पाकर कहता, यह क्या कर रही हो तुम? या कहता, बंद करो, पता है कितना जोखिम है इसमें?
एक तीसरा विकल्प यह होता कि वह उसकी मदद करने बैठ जाता। सोचिए, उन्होंने बस इतना कहा, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो ना। कितने अद्भुत हेडमास्टर हैं। माँ ने तोतो चान से घटना सुन मन ही मन सोचा था। उस घटना के बाद तोतो चान ने फिर कभी पखानों के छेद में नीचे नहीं झांका। उसे यह भी लगा कि हेडमास्टर जी पर पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है। वह उन्हें पहले से भी अधिक चाहने लगी। तोतो चान ने अपना वादा निभाया, जो उसने हौदी से बाहर निकाला था। सब वापस डाल दिया। बाहर निकालना तो मुश्किल काम था, पर वापस डालने का काम जल्दी हो गया। और तब उसने कुछ गीली मिट्टी भी अंदर डाली। पास की जमीन थपथपाकर सपाट की, कंक्रीट का ढकना छेद पर रखा और बड़ी करछी चौकीदार के छपरे में रख आई। उस रात सोते समय तोतो चान को अपने सुंदर बटुई की याद आई। बटुई के खोने का उसे दुख था, पर दिन में की मेहनत उसे इतना थका चुकी थी कि कुछ ही देर में वह गहरी नींद में खो गई। और इस बीच जहाँ उसने मेहनत की थी, उस जगह की गीली मिट्टी चांदनी में किसी सुंदर चीज की तरह झिलमिला रही थी। और हौदी के किसी कोने में खोया उसका बटुआ शांति से दुबका पड़ा था। बच्चों, देखा, तोतो चान सब कुछ डालना सीख ही गई। पर क्या आप जानना चाहेंगे तोतो चान का नाम कैसे पड़ा? अगले भाग में जानेंगे। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। बच्चों, क्या आपके नाम के पीछे भी कोई कहानी है? पता लगाइए। यहाँ तोतो चान का नाम कैसे पड़ा, ये पता लगाते हैं। और हाँ, ये रेडियो मस्खरे क्या है और रेल के नए डिब्बे कहाँ आ रहे हैं। तोतो चान का असली नाम तेत्सुको था। जब वह पैदा हुई, उसके पहले माँ डैडी के सारे मित्रों ने कहा था कि जरूर बेटा ही होगा। यह उनका पहला शिशु था, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया। सो जो नाम ढूंढा गया वह लड़के का था, तोरू। होने वाला शिशु जब लड़की निकली तो उन्हें कुछ निराशा हुई, क्योंकि माँ डैडी दोनों को तोरू का चीनी अक्षर बेहद पसंद था, जिसका अर्थ था बेधना, दूर तक ले जाना, आवाज की तरह स्पष्ट और गुंजायमान होना। इसलिए उन्होंने अक्षर के चीनी उच्चारण तेत्सु में को जोड़ा, जो अक्सर लड़कियों को नाम देते हुए काम में लाया जाता था, और उसका स्त्रीलिंग बना डाला। सब उसे तेत्सुको चान कहते थे, पर उससे अपना नाम कभी तेत्सुको चान सुनाई न देता। जब कभी कोई उससे पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहती तोतो चान। वह तो यह भी सोचती थी कि चान उसके नाम का ही हिस्सा है। डैडी उसे कभी कभी तोत्सुकी कहते, मानो वे लड़का हो। वे कहते, तोत्सुकी इधर आओ और इस गुलाब पर लगे कीड़ों को हटाने में मेरी मदद करो। पर डैडी और रॉकी को छोड़ बाकी सब उसे तोतो चान कहने लगे। वे अपनी स्कूल की कापियों और किताबों पर तो अपना नाम तेत्सुको लिखने लगी, पर अपने आप को वे तोतो चान ही मानती थी। कल तोतो चान बड़ी अशांत थी। माँ ने कह दिया था कि अब तुम रेडियो पर मस्खरों को नहीं सुनोगी। जब तोतो चान नन्ही सी थी, उस समय रेडियो लकड़ी के बनते थे और बड़े सुंदर लगते थे। वे आयताकार होते थे, उसका ऊपरी हिस्सा गोलाई लिए हुए था। सामने का स्पीकर गुलाबी रेशम और नक्काशीदार लकड़ी से मढ़ा होता था। 2 बटन होते थे जो उसे चलाने में मदद करते थे। जब उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया, उससे भी पहले से उसे राखू को मस्खरों को अपने कान गुलाबी रेशम से लगाकर सुनना अच्छा लगता था। उनके मजाक बड़े अच्छे लगते थे और कल से पहले माँ ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की थी। पिछली रात डैडी के ऑर्केस्ट्रा के कुछ मित्र आए और बैठक में अभ्यास करने लगे। सेलो बजाने वाले ताचीबाना तुम्हारे लिए केले लाए हैं, माँ ने कहा। तोतो चान खिल उठी। उसने शिष्टता से झुककर ताचीबाना के प्रति आभार दर्शाया और माँ से कहा, यह तो बड़ा बढ़िया हुआ। इसके बाद जब माँ डैडी ना होते, तब उसे छिपकर रेडियो सुनना पड़ता।
जब मस्करे बढ़िया मजाक करते तो वह जोरों से हंसती, मगर उस समय वयस्क उसे देखते तो जरूर यह सोचते, इतनी छोटी लड़की भला मजाक क्या समझती होगी। पर इसमें कोई शंका नहीं है कि बच्चों में एक गहरी विनोदशीलता होती है, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, और वे यह भी जान जाते हैं कि कब किसने बढ़िया मजाक किया है। आज रात एक नया डिब्बा आने वाला है, मियो-चान ने दोपहर को खाने की छुट्टी में बताया। मियो-चान हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी और तोतो-चान की कक्षा में ही पढ़ती थी। 6 खाली डिब्बे वहाँ पहले ही कक्षाओं के लिए काम में आते थे, अब एक और आ रहा था। मियो-चान ने बताया कि उसमें पुस्तकालय बनेगा। बच्चों में अत्यधिक उत्सुकता जाग उठी। डिब्बा जाने किस रास्ते से आएगा? किसी ने पूछा। यह चुनौती भरा विषय था। क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। शायद ओईमाची लाइन की पटरियों से आएगा और सामने के चौराहे से स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, दूसरे ने सुझाया। पर तब तो उसे पटरियों से नीचे उतरना पड़ेगा। शायद किसी ठेले पर ही आए, एक और सुझाव आया। हटो, इतना बड़ा ठेला कहाँ होगा जिस पर वह आ सके? किसी ने तुरंत आपत्ति की। हाँ, शायद नहीं। अब सारे विचार ठप हो गए। बच्चों को इतना तो समझ में आ गया कि किसी ठेले या ट्रक पर डिब्बा नहीं आ सकता। पटरियों पर? तोतो-चान ने बड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा। शायद वे स्कूल तक पटरियां बिछाने वाले हों। कहाँ से? किसी ने पूछा। कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ कहीं वह डिब्बा भी है, तोतो-चान ने कहा। पर उसे भी लगा कि शायद उसकी बात में दम नहीं है। उसे यह भी तो पता नहीं था कि आखिर डिब्बा कहाँ से आने वाला है। फिर इतना तो खैर तय ही था कि स्कूल तक पटरियां बिछाने के लिए राह में पड़ने वाले मकान, दुकान आदि तो कोई तोड़ेगा नहीं। एक के बाद दूसरी संभावना पर निरर्थक चर्चा के बाद बच्चों ने निर्णय किया कि दोपहर बाद घर न जाकर वे स्कूल में ही रेल के डिब्बे के आने का इंतजार करेंगे। तब मियो-चान को सबने चुना कि वह अपने पिता हेडमास्टर जी से रात तक स्कूल में रुकने की अनुमति ले आए। काफी समय बाद लौटी वह। रेल का डिब्बा तो देर रात को आने वाला है। सारी रेलगाड़ियां जब चलना बंद हो जाएंगी, उसके बाद जिसे सच में उसे देखना हो, उसे घर जाकर अनुमति लेनी होगी। वे चाहे तो रात का खाना खा अपने अपने पाजामे और कंबलों के साथ रात को यहाँ आ जाएं। अरे वाह! बच्चे और भी उत्तेजित हो उठे। उन्होंने पाजामे लाने को कहा है और कंबल भी। उस दोपहर किसी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगा। स्कूल के बाद तोतो-चान की कक्षा के सभी बच्चे घर की ओर भागे। रास्ते भर वे मनाते रहे कि रात वे फिर एक बार पजामों और कम्बलों के साथ एक दूसरे से स्कूल में मिल सके। तोतो-चान जैसे ही घर पहुँचे उसने माँ से कहा, एक नया डिब्बा आ रहा है, हमें नहीं पता कि वह कहाँ कैसे आएगा। पजामा और कंबल, क्या मैं जा सकती हूँ? कौन सी माँ ऐसी व्याख्या से स्थिति भांपती? तोतो-चान की माँ को तो समझ ही न आया कि आखिर माजरा क्या है, पर अपनी बेटी के गंभीर चेहरे से इतना तो वह समझ गई कि कुछ असामान्य घटने वाला है। माँ ने तोतो-चान से कई प्रश्न पूछे और तब जाकर उसे पता चला कि क्या होने वाला है। उसने तोतो-चान को एक ऐसा अवसर कब मिलेगा उसे जाने देना चाहिए। उसने यह भी सोचा कि खुद उसे भी रेल का आना देखना अच्छा लगेगा। रात के खाने के बाद माँ ने तोतो-चान का पाजामा निकाला, कंबल लिया और तोतो-चान को खुद स्कूल ले गई। कोई 10 से 1 बच्चे वहाँ जमा थे। इनमें कुछ बड़ी कक्षाओं के भी थे जिन्हें बात की हवा लग गई थी। कुछ दूसरी माताएं भी अपने बच्चों के साथ आई थी। उन्हें देखकर लगता था मानो स्कूल में रुकने की चाहना उनके मन में भी है, लेकिन बच्चों को हेडमास्टर को सौंपने के बाद वे लौट गई थी। रेल के डिब्बे के आते ही मैं तुम सबको जगा दूंगा, हेडमास्टर जी ने जब बच्चे सभागार में अपने कमरों में दुबक गए तब आश्वासन दिया। बच्चों ने सोचा कि वे बिल्कुल भी सोएंगे नहीं, रेल डिब्बे के आने की बात ही सोचते रहेंगे।
पर दिन भर की उत्तेजना से वे थक गए थे, अतः वे उनींदे हो चले। और इसके पहले कि वह कह पाते मुझे जगाना न भूले, उनमें से अधिकांश गहरी नींद में खो गए। आ गया की आवाजें का शोर सुन तो चांद जागी, उछली और हाथा पार कर दरवाजे की ओर भागी। सुबह की धुंधलके में एक बड़ा सा रेल का डिब्बा दिखने लगा। यह सपने की तरह था, न आवाज न पटरियां। रेल का डिब्बा असल में एक ट्रेलर में रखा था, जिसे ओएमाची लाइन डिपो का ट्रैक्टर खींच कर ला रहा था। इससे पहले तोतो चान और बाकी बच्चों को यह पता भी न था कि ट्रैक्टर जैसी कोई चीज भी होती है जो ठेलों से भी बड़े ट्रेलर को खींच कर ला सकती है। वे बड़े प्रभावित हुए। सुबह की खाली सड़क पर ट्रेलर पर लदा रेल का डिब्बा धीरे धीरे चला आ रहा था। कुछ ही देर में शोरगुल मचने लगा। उन दिनों भारी भरकम क्रेनें तो थी नहीं जो रेल के डिब्बों को ट्रेलर से उठाकर स्कूल के मैदान में रख देती। जो लोग डिब्बे को लाए थे वे अब वही लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उसके नीचे फंसाकर अहाते में उतारने लगे। ध्यान से देखो, हेडमास्टर जी ने कहा, इन्हीं लट्ठा कहते हैं। लुढ़काने की शक्ति से इतने बड़े रेल के डिब्बे को सरकाया जा रहा है। सब बच्चे गंभीर थे। जोर लगा के हैया हैया। मेहनत में जुटे मजदूर एक ताल में बोलने लगे और सूरज मानो उनकी आवाज से ताल मिलाता ऊपर उठने लगा था। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डिब्बों की तरह इस नए डिब्बे ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझा ढोया था। उसके चक्के हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ढूंढनी थी। सुबह की कुनकुनी धूप में अपने पजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे वहीं खड़े खड़े ऊपर उछल रहे थे। हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे, उनके हाथ जोर जोर से हिला रहे थे। बच्चों के इस चौतरफा आक्रमण से हेडमास्टर जी कुछ डगमगाए पर प्रसन्न हो मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देख बच्चे भी मुस्कुराए और उनमें से एक भी ये कभी नहीं भूला कि उस दिन वे कितने प्रसन्न थे। बच्चों, हमारे तोतो चान के स्कूल में लाइब्रेरी वाला डिब्बा तो आ गया। अब अगले भाग में चलेंगे तरणताल यानी स्विमिंग पूल और पढ़ने वाली है गर्मी की छुट्टियाँ। बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। गर्मियाँ बहुत है। तोतो चान के स्कूल में है तरणताल यानी स्विमिंग पूल। पर क्या हमारी तोतो चान को तैरना आता है और क्या आपको तैरना आता है? और हाँ, रिपोर्ट कार्ड मिलने वाली है यानी कि प्रगति पत्र। चलिए देखे तो सही क्या मिला है प्रगति पत्र में हमारी तोतो चान को। तोतो चान के लिए वह अति महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन पहली बार वे किसी तरणताल में तैरी थी और वह भी बिना कपड़ों के। एक दिन सुबह सुबह हेडमास्टर जी ने कहा, अचानक बड़ी गर्मी हो गई है, मैं सोचता हूँ ताल भरवा डालूं। वाह वाह, सभी बच्चे उछलते कूदते चिल्लाए। तोतो चान और उसकी पहली कक्षा के साथियों का वाह कहना और उछलना कूदना दूसरे बच्चों से कहीं अधिक था। तोमोए का तरणताल दूसरे तालों की तरह आयताकार न था। उसका एक सिरा संकरा था मानो कोई नाव हो, पर था वे काफी बड़ा और बढ़िया। रेल के डिब्बों और सभागार के बीच बना हुआ था वह ताल। तोतो चान व दूसरे बच्चे पाठ के दौरान खिड़की से बाहर ताल की ओर झांकते रहे। जब वह खाली था तब मैदान की बाकी जगहों की तरह उसमें भी सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। अब उसमें पानी भरने लगा था और वह सचमुच का ताल लगने लगा था। दोपहर खाने की छुट्टी होते ही बच्चे ताल के पास इकट्ठे हो गए। हेडमास्टर जी ने कहा, हम कुछ व्यायाम कर ले फिर तैरेंगे। तैरने के लिए क्या मुझे तैरने की पोशाक की जरूरत नहीं पड़ेगी? तोतो चान ने सोचा। जब कभी वह माँ और डैडी के साथ कामाकुरा में तैरने जाती तो तैरने की पोशाक, एक रबड़ की ट्यूब और ढेरों दूसरी चीजें साथ होती थी। वह याद करने की कोशिश करने लगी कि कहीं शिक्षिका ने तैरने की पोशाक साथ लाने को कहा तो नहीं था। जैसे हेडमास्टर जी ने उसके मन के भावों को समझ लिया था, वे बोले, तैरने के पोशाक की चिंता छोड़ो, जाओ और सभागार में बैठो। जाओ जाओ और सभागार में देखो।
जब तोतो चान और उसकी कक्षा के दूसरे बच्चे सभागार में पहुँचे तो खुशी से शोर मचाते बड़े बच्चे तैरने की तैयारी में अपने अपने कपड़े उतार चुके थे। एक के बाद एक बिल्कुल नंग धड़ंग बच्चे ताल की ओर दौड़े। तोतो चान और उसके दोस्त भी कुछ ही देर में पीछे पीछे दौड़े। सभागार की सीढ़ियों पर पहुंचकर उन्होंने दूसरे बच्चों को व्यायाम करते देखा। तोतो चान और उसके साथी भी सीढ़ियों से नीचे भागे। तैरना सिखाने आए थे मियो चान के बड़े भाई, हेडमास्टर जी के बेटे। वह व्यायाम विशेषज्ञ थे। वे तोमोई में नहीं पढ़ाते थे पर विश्वविद्यालय तैराकी दल के सदस्य थे। उनका नाम स्कूल के नाम की तरह तोमोई ही था। तोमोई सान ने तैरने की पोशाक पहन रखी थी। व्यायाम कर लेने के बाद जब उन पर ठंडा पानी डाला गया तो वो खुशी से शोरगुल करने लगे और तब वे पानी में कूद पड़े। तोतो चान तब तक पानी के अंदर नहीं गई जब तक उसने दूसरों को देख या पक्का न कर लिया कि ताल में खड़ा हुआ जा सकता है। पानी स्नान घर के टब जैसा गर्म तो न था पर यह था बड़ा मनमोहक। लंबे चौड़े ताल में जहाँ तक हाथ फैलाओ पानी ही पानी था। पतले मोटे लड़के लड़कियां सब के सब हंसते किलकारते चीखते चिल्लाते पानी उछालते छप छपाते अपने अपने जन्म मुहूर्त की पोशाक में यानी नंगे नहा रहे थे। क्या आनंद है, कितनी सुखद अनुभूति है। तो चांद ने सोचा। हाँ, उसे यह दुख जरूर था कि रॉकी को यह पता होता कि तैरने की पोशाक के बिना भी तैरा जा सकता है तो वह भी जरूर उसके साथ तैरता। संभव है आपके मन में यह प्रश्न उठे कि हेडमास्टर जी ने बच्चों को यूं निपट निर्वस्त्र तैरने क्यों दिया, पर इसका कोई नियम न था। अगर तैरने की पोशाक साथ होती और उसे पहनने की बच्चे की इच्छा होती तो वह उसे पहन सकते थे। पर आज की तरह अगर अचानक ही तैरने की इच्छा हो और तैरने की पोशाक न हो तो भी कोई चिंता की बात न थी। एक विचार और था इस अनुमति के पीछे कि लड़के लड़कियों में एक दूसरे के शारीरिक अंतरों को लेकर किसी तरह की कुत्सित उत्कंठा न रहे। हेडमास्टर जी को बच्चों में शरीर को छुपाने के उपक्रम कृत्रिम लगते थे। वे बच्चों को यह भी सिखाना चाहते थे कि हर शरीर का एक सौंदर्य होता है। और फिर तोमोई में कुछ विकलांग बच्चे भी तो थे, जैसे यासुकी चान जिसे पोलियो था, कुछ ठिकने थे या किसी और तरह से असामान्य। उन्हें लगता था कि कपड़ों का आवरण उतारने के बाद वे अपने शरीर को लेकर अपने मन की कुंठाई भूल सकेंगे। और हुआ भी यही। पहले झिझक के बाद इन बच्चों की कुंठाई व लज्जा भी टूटी और धीरे धीरे वो दूसरों के साथ खेलने लगे। कुछ माता पिता इन विचारों से चिंतित हो उठते और अपने बच्चों को तैरने की पोशाकें देते हुए कहते कि उन्हें जरूर पहने, पर उनमें से अधिकांश ये जानते भी न थे कि वे पोशाकें कितनी कम काम में लाई जाती थी। तो चांद की तरह जिसने पहले दिन के अनुभव के बाद मान लिया था कि निर्वस्त्र तैरना ही सबसे बढ़िया है। दूसरे भी थे जो कहते कि पोशाकें लाना भूल गए हैं। असल में ज्यादातर बच्चों को यह विश्वास हो गया था कि सबके साथ मिलकर निर्वस्त्र नहाने का अपना ही आनंद है। हाँ, पर यह जरूर याद रखना पड़ता था कि उन्हें कि जब वे घर लौटे तो उनकी पोशाकें गीली हो। तो मोई के सारे बच्चे बदर की तरह भूरे रंग के हो चले। तैरने की पोशाक से ढके हिस्सों की सफेदी कहीं नहीं रही। प्रगति पत्र। तो चांद न दाएं झांक रहे थे न बाएं। स्टेशन के घर के रास्ते पर वह बेतहाशा भाग रही थी। बस्ता उसकी पीठ पर ऊपर नीचे उछल रहा था। ऐसे में कोई अगर उसे देखता तो जरूर सोचता कि कुछ अप्रिय घटा है। असल में वह जब से स्कूल के गेट से बाहर निकली थी तभी से ही दौड़ रही थी। घर पहुंचते ही उसने जोर से घोषणा की, मैं आ गई। इसके बाद वह रॉकी को ढूंढने लगी। रॉकी बरामदे की ठंडक में पसरा पड़ा था। तो चांद ने मुंह से कुछ न कहा। उसने बस्ते से अपना प्रगति पत्र निकाला। अपना पहला प्रगति पत्र खोलकर उसे ठीक रॉकी की नाक के सामने किया ताकि वह उसे साफ साफ देख सके। देखो, उसने गर्व के साथ कहा। प्रगति पत्र में कहीं ए था तो कहीं बी।
साथ ही दूसरे चिन्ह भी थे। तोतो चान को तब तक ये पता नहीं था कि ए बी से बेहतर होता है या बी ए से। वह यह भी जानती थी कि रॉकी के लिए यह समझना और भी मुश्किल होगा, पर अपना प्रगति पत्र वह सबसे पहले रॉकी को ही दिखाना चाहती थी। उसका विश्वास था कि रॉकी उसे देखकर बहुत बहुत खुश होगा। रॉकी ने अपने सामने खुले कागज को सूंघा, फिर वह तोतो चान की ओर ताकने लगा। मान गए ना? तोतो चान ने कहा। ढेरों कठिन शब्द भरे हैं इसमें, इसे पूरा तो क्या पढ़ पाओगे तुम? रॉकी ने अपनी गर्दन कुछ टेढ़ी की, मानो वह प्रगति पत्र एक बार फिर देख रहा हो। इसके बाद उसने तोतो चान का हाथ चाट लिया। तो ठीक है, तोतो चान ने संतोष से कहा। अब मैं इसे माँ को दिखाती हूँ। तोतो चान के जाने के बाद रॉकी दूसरी ठंडी जगह तलाशने को उठा। तलाश लेने के बाद वह धीरे से लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय उसे देखकर न केवल तोतो चान बल्कि दूसरे भी यही कहते कि आंखें बंद करने के ढंग से ही तो लगता था कि वह तोतो चान के प्रगति पत्र के बारे में ही सोच रहा है। गर्मी की छुट्टियां। कल से शिविर लग रहा है। बच्चे शाम तक अपने कंबल व कपड़ों के साथ पहुंच जाएं। यह लिखा था हेडमास्टर जी द्वारा भेजे गए संदेश में, जिसे तोतो चान माँ को दिखाने घर लाई थी। अगले दिन से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही थी। शिविर का क्या मतलब होता है? तोतो चान ने पूछा। माँ भी ठीक यही सोच रही थी, लेकिन उत्तर में उसने कहा, क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम सब बच्चे बाहर कहीं तंबू लगाओगे और उनमें सोओगे, और तंबू में सोओगे तो रात को चांद तारे भी देख सकोगे? शिविर पता नहीं कहाँ लगेगा। किराए की बात तो कहीं लिखी नहीं है। यानी स्कूल के आसपास ही रहोगे शायद। उस रात सोते समय तोतो चान को जैसे युगों तक नींद नहीं आई। शिविर में जाने की बात से उसे डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सामान समेटना शुरू कर दिया, पर शाम को जब तैयार अटैची पर कंबल रखा गया और उसने सबसे विदा ली तो वह केवल एक नन्ही सी घबराई हुई बच्ची थी। जब सब बच्चे स्कूल में इकट्ठे हो चुके तो हेडमास्टर जी ने कहा, तुम सब सभागार में चलो। जब बच्चे वहां पहुंचे तो हेडमास्टर जी हाथ में कुछ पकड़े चबूतरे पर चढ़े। उनके हाथ में हरे रंग का तंबू था। मैं तुम लोगों को तंबू लगाना सिखाता हूँ, उन्होंने उसे खोलते हुए कहा। ध्यान से देखना तुम सब। हांफते कांपते उन्होंने अकेले ही रस्सियां तानी, बल्लियां लगाई और इसके पहले कि बच्चे जैक रॉबिन्सन कह उठते, सामने एक सुंदर तंबू लगा खड़ा था। तो आओ, हेडमास्टर जी ने कहा, अब पूरे सभागार में तुम तंबू लगाओगे और कैंपिंग करोगे। जैसा माँ ने सोचा था वैसा ही दूसरों ने भी सोचा होगा कि तंबू बाहर खुले में लगाए जाएंगे। पर हेडमास्टर जी के विचार कुछ और थे। बरसात और ठंडक दोनों में सभागार में बचा जा सकता था। हम कैंपिंग कर रहे हैं कि शोर के बीच बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। शिक्षक की सहायता से जरूरत के अनुसार तंबू लगा दिए गए। हर एक तंबू में 3-3 बच्चे सो सकते थे। तोतो चान ने तुरंत कपड़े बदल डाले। कुछ ही देर में सब बच्चे एक से दूसरे तंबू में रेंगते फिर रहे थे। जब सब बच्चे कपड़े बदल चुके तो हेडमास्टर जी तंबू के घेरे के बीच बैठ गए ताकि सब उन्हें देख सके। तब वे अपने देश विदेश की यात्राओं की बातें बताने लगे। कुछ बच्चे सिर बाहर निकाले तंबू में घुसे अर्ध लेटे थे, कुछ ठीक से तने बैठे थे, कुछ के सिर बड़े बच्चों की गोद में थे। सब के सब ध्यान से उन देशों की सैर की कहानियां सुन रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा न था, और तो और कई जगहों के तो नाम तक उन्होंने नहीं सुने थे। बच्चों की बातें सुनने में रस आ रहा था। उन देशों के बच्चों की बातें सुनकर सभी बच्चों को लगने लगा जैसे 7 समुंदर पार के भी सारे बच्चे भी उनके दोस्त हों।
सभागार में तंबू लगाकर सोने की यह साधारण घटना बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण तथा उल्लास से भरा ऐसा अनुभव बन गया जिसे बच्चे कभी नहीं भुला पाए। हेडमास्टर जी यह खूब समझते थे कि बच्चों को खुश कैसे रखा जाए। जब हेडमास्टर जी बात पूरी कर चुके और सभागार की बत्तियां बुझा दी गई तो बच्चे अपने अपने तंबू में चले गए। कहीं खिलखिलाहट गूंज रही थी तो कहीं फुसफुसाने की आवाज, कहीं और छोटी मोटी मुठभेड़ की आवाज आ रही थी। पर धीरे धीरे चारों ओर शांति छा गई। ऐसा था बिना चांद तारों के शिविर में रहना, लेकिन बच्चों के आनंद और उल्लास का ठिकाना न था। उनके लिए वह सभागार ही कैंपिंग ग्राउंड था और स्मृति ने उस रात को चांद की किरणों और तारों की रोशनी में सदा सदा के लिए ओतप्रोत कर दिया।